इंक को नोटिस जारी करके नई नीति पर मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायाधीश ज्योति सिंह की बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने एक याचिका के संबंध में निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत डेटा फेसबुक के साथ साझा करने के लिए विकल्प दिया जाए, जबकि व्हाट्सएप की नई नीति के तहत डाटा साझा करना अनिवार्य किया गया है। व्हाट्सएप की नई नीति 4 जनवरी को घोषित की गई थी, जिसे 8 फरवरी से लागू किया जाना था। फिलहाल कंपनी ने इसे अगले 3 महीने के लिए टाल दिया है। गोवर्धन यानी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम का मकसद गोबर से गैस तैयार करना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीणों के लिए कचरे से आय पैदा करके कचरे को सोने में बदलना है। आज दिल्ली में इस संबंध में एक गोवर्धन वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। इस विषय में बताते हुए पंकज कुमार ने कहा कि इस पोर्टल से एक ही जगह सभी जानकारियां मिल सकेंगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड of Animal Husbandry and Dairying Department. All these schemes will play a very important role in achieving the goal of Govardhan. Govardhan envisages support to state governments with technical assistance and financial assistance up to rupees 50 lakh per district to help villages convert waste to wealth and improve environmental sanitation and curb vector-borne diseases in the process. Community ownership will be the guiding principle of Govardhan initiative. वहीं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दुनिया के 178 देश ऑर्गेनिक खाद से जुड़ रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। आज किसान इस योजना से ऑर्गेनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बायोगैस की सुविधा भी मिल सके, इस दिशा में भी काम किए जा रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड उसका खाद बना रहा है, मार्केट कर रहा है, और आज पूरे दुनिया में लगभग 178 देश ऑर्गेनिक खाद की ओर जा रहे हैं, जिसकी चर्चा माननीय करेंगे। और भारत भी धन्यवाद योग्य है कि यहाँ ऑर्गेनिक खेती की ओर ग्रोथ बहुत अच्छा है। अभी भी हम 18% पर हैं, और ये जो 30 करोड़ जानवर हैं देश के अंदर में, ये 30 करोड़ कैटल हैं, बैफेलो हैं, और एवरेज अगर हम 7 किलो गोबर लेते हैं तो ये गोबर धन कितना बड़ा धन किसानों के अंदर आएगा। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा इस मौके पर कि पूरे देश के जानवरों के लिए आधार पोर्टल तैयार किया गया है। इससे पारदर्शिता के साथ साथ किसानों को सरकारी सहायता मिलने में भी आसानी होगी। इकोनॉमी पे जो इंपोर्ट के कारण से जो बर्डन है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के इंपोर्ट के कारण से इसको जो है उसमें कुछ अंश तक उसमें कमी लाने में कामयाब हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में 5वां ये पोर्टल जिसको आज लॉन्च किया है, पोर्टल के माध्यम से एक ट्रांसपेरेंसी जो भी काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी रहे, पूरा देश उसको साक्षात रूप में देख सके कि किस स्तर पर प्रगति हो रही है। और इसके साथ साथ में प्रगति के साथ साथ में एक सोशल अकाउंटेबिलिटी भी रहे, कि एक चेक जो है समाज का भी रहे कि जो काम हो रहा है उसमें किस स्तर पर प्रगति हो रही है, कितना स्तर तक प्रगति हो रही है, ठीक उसका जो है उसके बारे में विचार सब लोग कर सकें। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोवर्धन योजना के लिए सरकार ने कचरा से कंचन बनाने के लिए जो समझौता किया है, सरकार का लक्ष्य है कि वेस्ट से वेल्थ को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, आने वाले 5 साल के अंदर हम गोवर्धन योजना जैसे इनिशिएटिव से जो आज वेस्ट है, जो आज पर्यावरण को चुनौती देता है, जो स्वास्थ्य खराब करता है, उसी में से एथेनॉल, कॉम्प्रेस बायोगैस और बायोडीजल, ये तीनों बायोफ्यूल से 1 लाख करोड़ रुपया की ऑल्टरनेटिव इनकम हम किसानों को देने की व्यवस्था कर दिए हैं। सीबीजी और इस पोर्टल में जानकारी जो रहेगा उसकी दिशा में एक बड़ी कदम है। एथेनॉल जो 6 साल पहले 0.67% हम अपनी आवश्यकता की ले पाते थे, इसी साल ये 8.5% हो गया, और आने वाले 3-4 साल के अंदर ये 20% तक भी चले जाएगा।
वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज सरकार ने ODF प्लस के एक मुख्य घटक को आगे बढ़ाने और किसानों की आमद बढ़ाने के लिए योजना पर योजनाएं बनाई हैं। सभी जानते हैं कि गोवर्धन बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने से गोवर्धन की दुर्गति हो गई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ साथ एक आर्थिक मॉडल किसानों के लिए भी तैयार हो। आज हम जब ODF प्लस की ओर बढ़ रहे हैं तो उस दिशा में यह एकीकृत पोर्टल निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। गोवर्धन जो है ये निश्चित रूप से बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने के बाद गोबर की दुर्गति हो गई। लेकिन अब इसको संपदा के रूप में परिवर्तित किया जाए, इस दृष्टि से सरकार के प्रयत्न हैं और इस काम को आगे बढ़ाए, जिससे हम स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ इसको एक आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर सकें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज केरल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। अपने इस दौरे के दौरान वे पार्टी संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आयोजित कई बैठकों व कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। रोड शो के द्वारा भाजपा अध्यक्ष पार्टी कार्यालय पहुंचे। नड्डा नवनिर्वाचित पार्षदों और ब्लॉक व जिला परिषद सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। आज शाम उनका पद्मनाभ स्वामी मंदिर में दीप दर्शन कार्यक्रम में भाग लेने का भी कार्यक्रम है। साथ ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ भी वे मुलाकात करेंगे। दौरे के दूसरे दिन जेपी नड्डा कोच्चि जाएंगे और वहां प्रदेश पदाधिकारियों, प्रभारियों, संयोजकों, जिला अध्यक्षों व महासचिवों के साथ एक बैठक करेंगे। इस बैठक में 140 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी व समन्वयक भी हिस्सा लेंगे। वे त्रिशूर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था और उनके संकल्प को सभी देशवासी पूरा करने में लगे हुए हैं। भारत के आत्मनिर्भरता के अभियान को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिली है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज के आत्मनिर्भरता शब्द को अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। बयान के अनुसार आत्मनिर्भरता शब्द को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये शब्द अनगिनत भारतीयों के दैनिक संघर्ष और महामारी के खिलाफ उनकी जंग को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है। अब इसे ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी में जोड़े जाने का निर्णय किया गया है। ऑक्सफोर्ड के भाषा से जुड़े पैनल ने यह फैसला किया है। ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसे शब्द की घोषणा करता है जिसका पिछले साल काफ़ी महत्व देखने को मिला हो, साथ ही उस शब्द का सांस्कृतिक महत्व भी रहा हो। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना के दौर में दिए गए भाषण में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किए जाने के बाद इस शब्द को काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं खेल से जुड़ी हुई क्या है आज की महत्वपूर्ण खबरें। और खेल की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी मुकेश शुक्ला। मुकेश, क्या कुछ बड़ी खबरें अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? बहुत बहुत शुक्रिया आरिंदर। बात करेंगे न्यूजीलैंड के टेस्ट फाइनल की, तो न्यूजीलैंड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में स्थान बना लिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दक्षिण अफ्रीका के अपने दौरे को स्थगित करने का फैसला करने के बाद न्यूजीलैंड को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह मिली। दूसरे फाइनलिस्ट के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दावेदार हैं। भारत को अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जून में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल मुकाबला खेलना है तो उसे इस महीने फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट मैच जीतने होंगे। अगर भारत 1-0 से जीता है तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंच जाएगा। वहीं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रह चुके तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने संन्यास की घोषणा कर दिया है। मंगलवार को डिंडा ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला लिया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 420 विकेट हासिल करने वाले डिंडा ने अंतिम बार पिछले महीने खेले गए T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में
हिस्सा लिया था। डिंडा ने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका देने के लिए बीसीसीआई का शुक्रिया। डिंडा ने भारत की तरफ से 13 वनडे और 9 टी20 मुकाबले खेले हैं। डिंडा ने वनडे में 12 और टी20 में 17 विकेट हासिल किए थे। साल 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे डेब्यू करने वाले इस गेंदबाज ने अपना आखिरी मैच 2013 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। साल 2009 में नागपुर में टी20 से अशोक डिंडा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 2012 में इस तेज गेंदबाज ने आखिरी टी20 मुकाबला खेला था। वहीं एक और भारतीय एनबीए की जी लीग से करार करने में सफल रहे हैं। 6 फुट 10 इंच के प्रिंसपाल सिंह पंजाब के गुरदासपुर के गुंजरा गांव के रहने वाले हैं। एनबीए की जी लीग से करार करने वाले चौथे भारतीय हैं। उनसे पहले सतनाम सिंह, पालप्रीत सिंह और अजमेर सिंह ने एनबीए की जी लीग से जुड़ चुके हैं। वो जी लीग में इनग्राइट टीम से खेलेंगे। लुधियाना बास्केटबॉल एकेडमी के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाले प्रिंसपाल सिंह ने 2017 में एनबीए अकादमी इंडिया ज्वाइन की थी। उन्होंने एनबीए अकादमी प्रोग्राम के दौरान कई हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल बास्केटबॉल इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसमें बास्केटबॉल विदाउट बॉर्डर्स एशिया 2018, बीडब्ल्यूबी ग्लोबल 2018 और एनबीए ग्लोबल कैंप 2018 शामिल है। साथ ही प्रिंसपाल सिंह ने भारत की सीनियर राष्ट्रीय टीम का भी प्रतिनिधित्व किया है। वहीं फुटबॉल की बात करें तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को एक तरफा मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया। खेल के दूसरे ही मिनट में साउथहैम्पटन ने जानकोविच के फाउल खेलने के एवज में रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया। अगर उसने उनसे खेले गए खेल में रोकना पड़ा। 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रही साउथहैम्पटन के डिफेंडर मैन्यू के फॉरवर्ड खिलाड़ियों को रोकने में नाकाम रही। साउथहैम्पटन के खिलाड़ी बेंड्रिक को खेल के 86वें मिनट में रेड कार्ड मिला, जिसका फायदा उठाते हुए मैन्यू की तरफ से एंथनी मार्शल ने 2 गोल दागे। इस जीत के साथ ही अंक तालिका में मैनचेस्टर यूनाइटेड 22 मैचों में 44 अंक के साथ काबिज है। वहीं मैनचेस्टर सिटी के बाद वो दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आर्सेनल को वॉल्वरहैम्पटन के हाथों 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। आक्रामक खेल दिखाते हुए हालांकि पहला गोल आर्सेनल की तरफ से हुआ, जब उनके खिलाड़ी निकोलस पेपे लुकाजेट से पास लेकर गोल में तब्दील करने में कामयाब रहे और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। लेकिन पहले हाफ की समाप्ति के ठीक पहले आर्सेनल के डेविड ल्यूज को अपने ही डी के भीतर फाउल खेलने पर रेफरी ने रेड कार्ड दिखाया, जिससे वॉल्वरहैम्पटन नेवेस ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया। वॉल्वरहैम्पटन की तरफ से दूसरा गोल मॉन्टिनो ने किया। दूसरे हाफ के शुरू होने से 4 मिनट बाद ही मुकाबले को 2-1 कर दिया। इस तरह वॉल्वरहैम्पटन ने यह मैच आसानी से अपने नाम कर लिया। तो खेल प्राइम में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए सीधे चलते हैं आरिंदर के पास। शुक्रिया मुकेश इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियां बनी हुई हैं। और विश्व प्राइम में सबसे पहले बात म्यांमार की। म्यांमार में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद सत्ता कमांडर इन चीफ मिन ऑंग वाइंग के हाथों में आ गई है। म्यांमार सेना द्वारा अपने स्वामित्व वाले मायावाड़ी टीवी पर देश का नियंत्रण लेने व 1 साल तक आपातकाल की घोषणा करने के दूसरे दिन देश की सड़कों पर कर्फ्यू के कारण सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि देश के नेता आंग सान सू की समेत शीर्ष पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ देश में छुटपुट विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। जबकि इस सैन्य कार्रवाई पर जो बाइडेन ने कहा है कि म्यांमार की सेना द्वारा तख्ता पलट, शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारियां और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण पर सीधा हमला है। राष्ट्रपति ने वैश्विक समुदाय से एक सुर में म्यांमार सेना पर दबाव डालने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सेना को जनता की इच्छा को दरकिनार नहीं करना चाहिए। करीब 1 दशक से देश के लोग लोकतांत्रिक सरकार और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण पर लगातार काम कर रहे हैं, इसका सम्मान होना चाहिए। बात रूस की मॉस्को की एक अदालत ने पैरोल की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए अलेक्सी नवेल्नी को 3.5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन पर पिछले आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद मिली पैरोल की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। पिछले महीने रूस लौटने के बाद से ही नवेल्नी हिरासत में थे। इससे पहले उन पर नोवोचीक नाम के जहरीले नर्व एजेंट से हमला हुआ था, जिसके बाद जर्मनी में उनका इलाज हुआ था। वो पहले ही 1 साल की सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें सुनाई गई कुल सजा में से इस 1 साल को कम कर दिया जाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आव्रजन संबंधी 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण सीमा पर एक दूसरे से बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने के लिए एक कार्यबल का गठन करने संबंधी आदेश भी शामिल है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि यह कार्यकारी आदेश अप्रवासी एकीकरण और समावेश को बढ़ावा देने के लिए संघीय सरकार की रणनीति के समन्वय में व्हाइट हाउस की भूमिका को बढ़ाएगा। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे इस साल के अंत तक पद छोड़ देंगे। जेफ बेजोस ने एक पत्र लिखकर अपने कर्मचारियों को इस फैसले से अवगत कराया है। उनके स्थान पर एंडी जेसी को सीईओ बनाया गया है। जेसी वर्तमान में अमेजन वेब सर्विस के प्रमुख हैं। जेफ बेजोस ने यह घोषणा ऐसे समय की है जब अमेजन ने 31 दिसंबर 2020 को समाप्त अपनी चौथी तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। कंपनी ने 2020 के आखिरी 3 महीनों में $100 बिलियन की बिक्री की है। और अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। और इस सेगमेंट में हम कुछ हौसला बढ़ाने वाली आपको खबरों से रूबरू कराते हैं। कहते हैं कि एक छोटी सी पहल अगर सभी मिलकर करें तो उसका अंजाम बहुत ही बेहतरीन होता है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के पंचकुला जिले के गांव बतौड़ के गांव वासियों ने करके दिखाया है। गांव में बहते गंदे पानी को तालाब में एकत्रित करके और 5 तालाबों को साफ करके उसे सिंचाई के काम में लाया जा रहा है। इसी पहल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में किया था। गांववासियों ने केवल गांव में बहते गंदे पानी से ही निजात पाई है, ऐसा नहीं है, बल्कि इन जोहड़ों में मछली पालन करने का काम भी करके गांववासियों की आमदनी में भी इजाफा किया गया है। पंचकुला जिले के गांव बतौड़ के गांववासियों के लिए रविवार का दिन कुछ खास हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में गांव की पहल का जिक्र सुनकर गांव में उत्साह का माहौल है और लोग पीएम के उत्साहवर्धन के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। सभी गांव वासियों ने गांव में स्थित महाराणा प्रताप चौपाल पर एकत्रित होकर मन की बात कार्यक्रम को सुना और देखा। पंचकुला से विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार गांव बतौड़ के गांव वासियों ने 5 तालाबों का निर्माण करके गांव के गंदे पानी को साफ कर खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किया, ये एक अति सराहनीय प्रयास है। इससे गांव के साथ साथ किसानों की खुशहाली के भी नए आयाम स्थापित होंगे। गांव का गंदा पानी है उसको तालाब में इकट्ठा करके और उसको फिर साफ करके खेतों के अंदर सिंचाई के लिए दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट उन्होंने गांव की खुशहाली के लिए, किसान की खुशहाली के लिए किया है। इसके साथ साथ इन्होंने जो ये पॉन्ड सिस्टम है, इसके अंदर जो तालाब है, इनके अंदर मछली पालन का भी इन्होंने ठेका दिया है, जिससे लगभग 30-35 हज़ार रुपये प्रति माह इनको इनकम हो रही है। गांव बतौड़ के सरपंच लक्ष्मण दास ने कहा कि उनके गांव में गंदे पानी के ओवरफ्लो की बहुत बड़ी समस्या थी। जितने तालाब के आसपास के घर थे, जब पानी ओवरफ्लो होता था तो पानी उनके घरों में घुस जाता था। ऐसे में पंचायत ने इस कार्य को प्राथमिकता पर लेते हुए 4 लाख की छोटी सी राशि से तालाबों का जीर्णोद्धार करके सिंचाई के लिए प्रबंध किया। हमारे गांव बतौड़ में बहुत बड़ी समस्या थी। जितने भी इस तालाब के पास जितने घर लगते थे, ये जब पानी ओवरफ्लो होता था, ये सभी घरों में पानी बढ़ जाता था। तो इसको लेकर हमने कई बार सरकार से भी मांग करी कि ये समस्या हमारी हल हो, लेकिन हमारी पंचायत 2016 में बनी तो हम सभी पंचायत ने बैठ के इस पे विचार किया कि समस्या को हम कैसे हल करें। तो हमने बहुत कम पैसे में, कम से कम 4 लाख की टोटल रकम में लगभग हमने समस्या को हल किया। जब प्रधानमंत्री ने हमारे गाँव को संबोधित किया और उससे हमारा और उत्साह बढ़ा और हमें और भविष्य में कार्य करने का संकल्प किया। मन की बात में प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे गांव का नाम लेना मेरे लिए गर्व की बात है। हमारे गांव के जो पानी की निकासी की है, गंदे पानी की निकासी के बारे में उन्होंने जो देश के आगे प्रेरणा स्रोत रखा है। हमारे गांव में जैसे पहले पानी की निकासी नहीं होती थी तो गलियों में पानी इकट्ठा था, उससे गंदगी होती थी, मच्छर फैलते थे, उनसे बीमारियाँ फैलती थी। तो इस पानी की निकासी के बाद हमारे गांव में बीमारी से बहुत हद तक छुटकारा है।
बतौड़ गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए गांव वासियों, पंचायत और प्रशासन सभी ने सहयोग से लंबा रास्ता तय किया है। सबसे पहले गांव को शौच मुक्त करना, फिर गंदे पानी की निकासी को प्राथमिकता के आधार पर नवीनीकरण कर सदुपयोग किया गया है। गांव वालों की ये पहल देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रेरणा देती इस खबर के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में इतना ही, लेकिन हम लगातार उन तमाम खबरों पर नजर बनाए हैं जिनका जानना आपके लिए जरूरी है और आगे के बुलेटिन में हम उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल मिड डे प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। भीम ऐप का प्रयोग करके हम अपने नगद लेन देन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। भीम ऐप के जरिए ब्रॉडबैंड, केबल टीवी, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट आसानी से किए जा सकते हैं। साथ ही गैस बिल का भुगतान या हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जा सकता है। भीम ऐप से आप लैंडलाइन पोस्टपेड, जीवन बीमा, लोन पेमेंट, मोबाइल पोस्टपेड का पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको किसी से पैसा मंगाना हो या किसी को भेजना हो तो वो भी आसानी से किया जा सकता है। तो देर किस बात की, अपने मोबाइल पे भीम ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नगद लेन देन की प्रक्रिया को आसान बनाइए। कोविड-19 के चलते ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रयोग कर रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे सेफ एंड सिक्योर्ड मोड है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग के 3 इंपॉर्टेंट टूल हैं। पहला टूल है NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें आपको किसी भी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है।
ये 24/7 अवेलेबल होता है। ये एकदम सिक्योर मोड में से एक माना जाता है। हालांकि इसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं वो रियल टाइम में नहीं होता। इंटरनेट बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि इसमें ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। हर दिन बदलती दुनिया, हर पल बनती नई खबरें, खबरें जिनसे सरोकार है आपको, खबरें जो रोज जगाती हैं आपको। ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत DD न्यूज के साथ। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India.
ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक वैसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देता कि वहाँ पर पैरों से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यू इंडिया को साकार बनाने और देश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए युवाओं की प्रतिभा, हुनर और हौसलों को संजोया गया है संसाधनों और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के माध्यम से। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्टार्टअप इंडिया से जुड़े युवाओं की हौसला अफजाई की जा रही। नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। डॉक्टर स्पीक यानी कि कोविड के इस संक्रमण काल में आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को देने वाला हमारा विशेष कार्यक्रम, और साथ ही साथ इस संक्रमण काल में अब तक की उपलब्धियों और साथ ही साथ अब तक जो इस संक्रमण काल में वैक्सीनेशन शुरू हो जाने की प्रक्रिया के बाद भी क्या कुछ एहतियाती उपाय भी बरते जाने हैं, यानी सेहत को लेकर क्या कुछ आपको जागरूकता अभी भी बनाए रखनी है, इस पर हमारा खास कार्यक्रम है। और साथ ही साथ इस संक्रमण काल के अलावा इस मौसम में भी जो अन्य स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं उस पर भी हम अपने विशेष मेहमानों से खास चर्चा करते हैं। हम आपके क्वेरीज का, हम आपके शंकाओं का, हम आपके प्रश्नों का भी इस खास शो में उत्तर देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े होते हैं। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर SM रहेजा जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार HOD हैं, यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट सफदरजंग हॉस्पिटल के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। और साथ ही साथ डॉक्टर शोभा लक्ष्मी मार्गेकर जो कि प्रोफेसर और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारी फ़ोन लाइन भी ओपन होती है, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। आप फेसबुक डीडी न्यूज़ का जो फेसबुक लाइव है उस पर आप अपने क्वेरीज ले सकते हैं। हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक बार आइए देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है कोविड की पूरे देश में और क्या कुछ कहना है ICMR का। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी ICMR के मुताबिक कल 2 फरवरी तक कुल 19,84,73,178 कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ 2 फरवरी यानी कल कुल 7,21,121 नमूनों की जांच की गई है। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 1,04,23,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, और इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.99% तक पहुंच गई है। कोविड से मृत्यु दर 1.44% रह गई है। पिछले 24 घंटे में 13,965 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर SM रहेजा, प्रोफेसर अनूप कुमार और डॉक्टर शोभा लक्ष्मी मार्गेकर। सबसे पहले शोभा लक्ष्मी मार्गेकर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी देश काफ़ी तेज़ी से इस महामारी के संकट से उबरने की स्थिति पर है। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के मन में या आम लोग जो हैं, जो कि अभी जिनका वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ है, वो भी तरह तरह की भ्रांतियां अपने दिमाग में रखकर चलते हैं। आप क्या कहेंगी सबसे पहले कि कितना सुरक्षित है, कितना कारगर है हमारा ये वैक्सीन, और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कहेंगी? शुभा लक्ष्मी जी, बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है अभी आपने जो किया है। तो देश की जनता के लिए वैसे तो काफी जागरूक है चीजों के बारे में, लेकिन जब कुछ भी चीज शुरू होती है तो काफी सारी भ्रांतियां भी साथ साथ आती हैं, चाहे वो चीजें अच्छी शुरू हुई हो या बुरी हो। तो जैसे कि आपने कहा कि एक शब्द में अगर हम कहें तो हमें इन्फेक्शन से डरना है, ना कि वैक्सीन से। सबसे पहले हमको समझना ये चीज है
क्योंकि जो ये वैक्सीन हमारी भारत सरकार ने जो ये मुहिम चालू की है, जो ये वैक्सीनेशन का जो एक प्रोसीजर चालू किया हुआ है, ये हम पूरे भारतवासियों के अच्छे के लिए है, भले के लिए है, ताकि हम ये इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकें। और लोगों में जैसे कि मास्क को और हैंड सैनिटाइज करना और दूरी बनाए रखना, इसको जैसे इतने अच्छे से अपनाया था हम सबके आपके पहल के बाद, तो इसी तरह से एक अपील है भारत की जनता से कि आप इस वैक्सीनेशन को भी उतने ही पॉजिटिविटी के साथ अपनाएं उसको, तो ये हमारे और हम सबके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर साबित होगा। और जो वैक्सीनेशन ये मुहिम है, इसमें डर रहना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कुछ भी नई चीज होती है तो सबके मन में एक डर सा, एक शंका होती है। तो लेकिन जब इतनी आज तक जैसे 16 तारीख से ये ड्राइव चालू हुई है, वैक्सीनेशन ड्राइव हेल्थ केयर वर्कर्स से स्टार्ट हुई है, और काफी सारे लोग इस 15-20 दिन में काफी सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसी अप्रिय घटना की बहुत ज्यादा सूचना ऐसे कभी सामने आई नहीं है। ये अपने आप में कॉन्फिडेंस की बात है कि अगर कोई बहुत अप्रिय घटना नहीं है तो हम ये समझें कि इससे पॉजिटिविटी मतलब हम एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ आगे बढ़े और जरूर सामने आए वैक्सीनेशन करवाने अपने आप को। जी प्रोफेसर अनूप कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे यही सवाल कि आप लोग तो फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं, आप समझिए कि खुद कोरोना संकट के कोविड वॉरियर हैं आप लोग। डॉक्टर्स को सबसे पहले ये डोज दिया जा रहा है। खुद डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इसकी शुरुआत की। जब 16 तारीख से राष्ट्रव्यापी शुरुआत हुई, अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। अब तक के जो अनुभव हैं वैक्सीनेशन को लेकर, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद इस वैक्सीन को ले चुका हूँ, फर्स्ट डोज, तो मैं अपना भी अनुभव बता सकता हूँ। जो लोग दर्शक देख रहे हैं कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। जैसे कि हम जानते हैं, डाटा भी हमारे पास था, इससे पहले भी डाटा था, और अब जब क्योंकि 1 करोड़ का टारगेट था हमारे पास फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स का, जिसमें से काफ़ी लोगों को लग चुकी है, तो हमें जो हमने लगवाया तो हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट था, और हम उस दिन भी काम कर रहे थे और आज भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे कई कोलीग्स को भी लग चुका है और इसलिए बिल्कुल सेफ है। तो पहली बात तो जैसे अभी लक्ष्मी जी ने बताया कि इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैक्सीन जैसे आप नॉर्मल वैक्सीन लगवाते आए हैं, पहले भी बीमारियों की वैक्सीन हमारे इंडिया में चलती आई है, तो उसी तरह से एक नई बीमारी की वैक्सीन स्टार्ट हुई है। सभी को आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो रिस्क तो आपको और आपके परिवार वालों को ही होगा। तो ये फायदा तो आपके लिए ही कहा जा रहा है, ये किसी और के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपके और आपके परिवार वालों के सेफ्टी के लिए ही कहा जा रहा है कि आप आए और वैक्सीन लगवा लीजिए। चाहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया, अनूप जी ने, उन्होंने खुद वैक्सीन लिया है और उसके बाद पूरी की पूरी वहाँ पर व्यवस्था होती है कि आधे घंटे तक लोगों को वहाँ पर रोका जाता है। डॉक्टर रहेजा, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों के मन में किसी तरीके की दुविधा ना रहे, अब तक के अनुभव और अब तक के वैक्सीनेशन के निष्कर्षों को किस रूप से आप हमारे दर्शकों से साझा करेंगे? सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैंने खुद ये वैक्सीन लगवाई है और इसमें मुझे कोई भी साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं हुआ। मैंने अपना रूटीन में हॉस्पिटल के अंदर काम किया, सब कुछ मरीज देखा, सब कुछ किया। तो हमें ये समझना है कि ये वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित और कारगर है। और एक ये हमारे पास ऐसा वेपन है जिसके जरिए हम कोविड-19 पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें खुद को वैक्सीन लगवानी चाहिए, अपने परिवार को लगवानी चाहिए और सभी को सुरक्षित रखना चाहिए। आप देखिए कि आंकड़े देख लीजिए, भारत में ये बहुत मुझे गर्व होता है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक रिकॉर्ड समय के अंदर इतनी बेहतरीन वैक्सीन, 2 वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन को हमारे ही देश में विकसित किया। और अभी भारत जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में यदि आप देखें तो ऑलमोस्ट 60% जो वैक्सीन है वो भारत में बनती है। और आपको समझना है कि ये वैक्सीन हम दूसरे देशों को भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसका जो बेनिफिट है वो हमारे को बहुत अधिक है। और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, इसका इफेक्ट आएगा 2 हफ्ते के बाद, सेकंड डोज लेने के बाद। यानी कि आपको आज टीका लगेगा, फिर 28 दिन के बाद लगेगा, फिर उसके 2 हफ्ते बाद आपको इसका इफेक्ट आएगा। तब तक आप सोशल वैक्सीन का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, हैंड हाइजीन का उपयोग करिए, खुद को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने देश को सुरक्षित रखिए। जी डॉक्टर शुभलक्ष्मी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर साहब
रहेजा साहब ये कह रहे हैं कि सबने अपने अनुभव बताए कि खुद उन लोगों ने वैक्सीन लिया, किसी तरीके किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, जो डेली रूटीन था उस तरीके से लोगों ने काम किया। लेकिन वैक्सीन लग जाना ही तुरंत ठीक हो जाने जैसी कोई निशानी नहीं है, एक डोज इसका और लिया जाना है। और इस बीच में लोगों से क्या अपेक्षा की जाए जिनको भी वैक्सीन दिया गया है या फिर जिनको अपेक्षित है कि वैक्सीन आगे चलकर दिया जाएगा? वैक्सीन तुरंत लग जाने का कतई मतलब नहीं कि आप उन सारी जो संक्रमण की स्थितियां हैं उनसे दूर हो गए हैं। हर हालत में आपको वो सारे एसओपीज फॉलो करने होंगे। डॉक्टर शुभा लक्ष्मी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वैक्सीन लग जाना मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हम बिल्कुल अपनी जितनी जो हम सावधानियां बरत रहे हैं उसको हम छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें वो जो 3 चीज हम हर बार बोलते आए हैं आपके जरिए और आपस में भी हमने ये बात काफी समझाई है सबको, तो हमें मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हैंड सैनिटाइज करना और जो 2 गज की दूरी है जहां तक पालन कर सके हमें ये पालन करना है।